तो माफिया को मिट्टी में मिलाने का प्लान, निपटेगा अतीक का खानदान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हूं। बहुत विशेष प्रस्तुति आज की हो रही है। ये विशेष इसलिए है क्योंकि आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का संकल्प लिया था। एक तरफ संकल्प है, दूसरी तरफ सियासत है। संकल्प के तहत लगातार अतीक अहमद और उनके गुर्गों का खात्मा हो रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में जिस तरीके से एक पूरी कहानी रची गई फिल्मी स्टाइल में, उसी स्टाइल में अब अपराधियों का खात्मा भी सरकार और प्रशासन के माध्यम से शुरू हो गया। लेकिन एक तरफ अपराधियों का खात्मा, दूसरी तरफ सियासत की शुरुआत। 2023 कई राज्यों में चुनाव है और 2024 लोकसभा चुनाव का साल कहा जाएगा। और ऐसे में 2024 के पहले उत्तर प्रदेश में जो परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति को लेकर लगातार यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल अपराधियों का खात्मा नहीं कर रही है, बल्कि अपराधियों के नाम पर परिवार को परेशान करके एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पर लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि अपराधियों का एनकाउंटर, क्या यही कार्रवाई होनी चाहिए? क्या यह कार्रवाई एक साफ तौर से सियासत के तहत की जाने वाली कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या यह लोकसभा चुनाव को देखते हुए माहौल बनाने की रणनीति नहीं है? दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और बसपा ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर तो लगा रही है, लेकिन खुद भारतीय जनता पार्टी के अलग अगर देखें विपक्षी पार्टियों के लिए, तो बसपा के लिए शाइस्ता परवीन, जिस पर आज 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है, शाइस्ता परवीन बसपा के लिए गले की फांस बन चुकी है। क्योंकि ज्यादा दिन नहीं बीते, जनवरी में ही बसपा ज्वाइन की, फरवरी में उमेश पाल की हत्या हो जाती है और अब इस हत्याकांड यानी 24 फरवरी से ठीक 5 दिन पहले का एक वीडियो सामने आता है, जिसमें शार्प शूटर्स के साथ शाइस्ता परवीन की मौजूदगी नजर आती है। और ऐसे में सरकार की तरफ से शाइस्ता पर एक बड़ा इनाम घोषित किया जाना, पुलिस की तरफ से बड़ा इनाम घोषित किया जाना, बसपा पर भी एक सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या बसपा में अपराधियों के लिए एक सेफ जोन है, और अगर ऐसी परिस्थिति है तो इस परिस्थिति से कैसे पार पाया जा सकता है? तो संकल्प और सियासत के बीच आज होने वाली है ये बहस। तमाम तरीके के प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ ही देर में आज का पैनल भी जुड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आइए देख लीजिए कि प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में 24 फरवरी से लेकर आज 12 मार्च तक के बीच में क्या बड़ी कार्रवाई हुई और कितने पर्दे परत दर परत खुलते रहे। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अतीक के गुर्गों और बेटों पर नकेल कसने के बाद अब पत्नी शाइस्ता परवीन पर भी पुलिस का हंटर चला है। उमेश पाल हत्याकांड की कड़ी अब शाइस्ता से भी जुड़ गई है। हत्या से 5 दिन पहले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें शार्प शूटर साबिर शाइस्ता के साथ दिख रहा है, जिससे साफ हो जाता है कि जहां एक और अतीक जेल में प्लानिंग कर रहा था, तो वहीं शाइस्ता उसे अमली जामा पहना रही थी। सीसीटीवी फुटेज 19 फरवरी का है। इस फुटेज के अनुसार रात 8:57 पर शाइस्ता परवीन अतीक के शार्प शूटर बल्ली के घर पहुंची थी। इसके बाद रात 10:20 पर वो बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही है। यानी शाइस्ता परवीन बल्ली शूटर के घर पर 1 घंटा 23 मिनट तक रुकी थी। सीसीटीवी फुटेज में शाइस्ता के साथ शार्प शूटर साबिर भी मौजूद है। सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। पुलिस ने शाइस्ता पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। फिलहाल शाइस्ता फरार है, लेकिन बरेली जेल में बंद अतीक अहमद के भाई अशरफ के 2 सदस्यों राशिद और फुरकान को बरेली एसआईटी और बिथरी चैनपुर पुलिस ने 10 मार्च को ही गिरफ्तार कर लिया था। ये दोनों अतीक के भाई अशरफ से जेल में बिना पर्ची या आईडी के मिलते थे। बहरहाल अब देखना है कि शाइस्ता कब तक पुलिस की गिरफ्त में आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
सवाल यह है कि जिस तरीके की कार्रवाई है इसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी पर सवाल तो खड़े किए जा रहे हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि क्या दूसरा विकास दुबे कांड होगा, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह भी है कि अपराधियों का एनकाउंटर क्यों नहीं हो, क्यों नहीं अपराधियों के मन में भय हो, क्यों नहीं लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर एक अच्छी तस्वीर सामने रखी जाए। और अगर इन तस्वीरों के लिए कुछ कड़े कदम उठाने की जरूरत है तो क्या जरूरी है इसे सियासत के चश्मे से देखा जाए। आज इन्हीं सवालों पर बहस के लिए हमारे साथ आज के जो पैनल जुड़ेंगे, आइए जल्दी से आपका परिचय करा देती हूं उनसे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगे प्रवक्ता एसएन सिंह साहब, हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगे प्रमोद त्यागी जी, बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखने के लिए देवेंद्र कुमार जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और फॉर्मर एसीपी वेद भूषण जी भी आज इस पैनल का हिस्सा होंगे। चारों को ही मैं देख पा रही हूं स्क्रीन पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले हमारे साथ एसएन सिंह साहब हैं। एसएन सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने वाले हैं। सिंह साहब, अभी बड़े जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई को लेकर आपने संकल्प किया, मुख्यमंत्री संकल्प करते हैं माफिया को मिट्टी में मिलाने का और उस संकल्प के आधार पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन इसी कार्रवाई को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया जाता है और कहा जा रहा है कि ये सब कुछ आप लोग दरअसल माहौल बनाने के लिए कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव आने वाला है, इसलिए ये माहौल बनाया जा रहा है। अगर इतना ही लॉ एंड ऑर्डर की आप लोगों को चिंता थी तो फिर तो ये मर्डर दिन दहाड़े होना ही नहीं चाहिए था, पुलिस का खौफ ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन नहीं था। बहुत अच्छा सवाल आपका है। और निश्चित तौर पे अगर ऐसे आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगता है कि वो कानून का राज स्थापित कर रहे हैं, वो अपराधियों पे कार्रवाई कर रहे हैं और लगभग एक कार्यकाल बीत गया, दूसरे कार्यकाल में भी 1 साल पूरे हो गए, अपराधियों पे अगर कठोर कार्रवाई करके भारतीय जनता पार्टी माहौल बना रही है, अगर ऐसा मैसेज जा रहा है कि चुनाव के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि सतत प्रणाम करते हैं ऐसे लोगों को और 100 बार ऐसे कार्य करेंगे। अगर इसके नाते प्रदेश का माहौल बनता है, इसके नाते अगर चुनाव का माहौल बनता है, तो मैं तो कहता हूं ये अच्छी बात है लावनी जी, क्योंकि प्रदेश की जनता ने इसी नाते तो हमको चुना था। सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में क्या थी? कानून व्यवस्था की थी, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं था। 2013 में 1600 घटनाएं हो जाती हैं एक वर्ष में, कई सौ मकाने कब्जा हो जाते हैं, 365 दिन में से 200 दिन कर्फ्यू लग जाता है, अपहरणवाद की राजनीति चलती है, जातिवाद की राजनीति चलती है, दिन दहाड़े बहनों को मेरठ और मुजफ्फरनगर मऊ में उठा लिए जाते हैं। मुझे लगता है अगर इसको समाप्त करके एक भयमुक्त समाज की स्थापना भारतीय जनता पार्टी कर रही है और शासन और अनुशासन को अगर स्थापित कर रही है और इसका आरोप हम पे लग रहा है तो लगना चाहिए। ऐसे साहब, भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था को लागू करा रही है, उसको सेटल कर रही है, ये अच्छी बात है। सवाल ये है कि शासन और राशन के नाम पर आप 2022 में दोबारा आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्थिति बेहतर हुई है, इसे लेकर आप दोबारा चुने जाते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पर दिन दहाड़े एक हत्याकांड हो जाता है और उसके बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन शुरू होता है। एक्शन होना चाहिए, इससे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन ये एक्शन नहीं कहा जाएगा, रिएक्शन कहा जाएगा उस एक्शन का जिसमें उमेश पाल की हत्या दिन दहाड़े एक पॉश इलाके में कर दी जाती है। लावनी जी, बहुत जिम्मेदारी से आपको ये बताना चाहूंगा कि सभी कालखंडों में अपराध होते हैं और अपराधी भी होते हैं। भगवान राम का कालखंड था, भगवान कृष्ण का कालखंड था, उस समय भी मारीच, सुबाहु, ताड़का और पता नहीं रावण क्या क्या नहीं थे। अपराधी होते हैं, अपराध करते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपराधियों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर चाय पिलाता है और कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जो इस समय पारदर्शी, जवाबदेह, ईमानदार, आपकी सरकार, जनता की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, जो अपराधियों को का कमर तोड़ने का कार्य कर रही है और जनता में एक मैसेज दे रही है। लावनी जी, पहले क्या होता था? अपराधी अपराध करता था और एक मैसेज समाज में छोड़ता था कि मैं हीरो हो गया और बहुत सारे ऐसे समाज उसको हीरो मानते थे, उसके डॉगी के साथ फोटो खिंचवाते थे, उसको माला पहनाते थे, उसका फोटो लगाते थे अपने ड्राइंग रूम में और भय दिखाते थे अपने पड़ोसियों को, अपने पटीदार को कि देखिए अपराधियों से हमारा संबंध है। लेकिन आज देखिए लोग नाम लेने से इतरा रहे हैं कि नहीं नहीं भाई, अपराधी से मेरा साथ नहीं है। इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी को जाना जाता है और मुझे लगता है कि नमक या चीनी का जो गुण धर्म होता है, अगर वो अपने गुण धर्म से विरक्त नहीं होता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का गुण धर्म है कि वो विकास के कार्य करे, अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करे, राष्ट्रवाद को जन्म दे और अपराधियों का खात्मा करे, सर्व समाज के लिए कार्य करे। आपने इशारा दरअसल समाजवादी पार्टी की तरफ कर दिया है। और प्रमोद जी, आपके पास आ रही हूं मैं। प्रमोद त्यागी जी सभा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रमोद जी, भारतीय जनता पार्टी
बार बार दरअसल अपनी बात में इशारे में संकेत आप लोगों की तरफ, इशारा आप लोगों की तरफ करती है। और ये कहा भी गया है कि भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती रही है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में तो ये देखा गया था कि जो जितना बड़ा अपराधी है वो उतना बड़ा समाजवादी। और इसीलिए आज भी आप लोग अगर अपराध को खत्म करने के लिए एनकाउंटर जैसे अब कार्यशैली को अपनाया जाता है या बुलडोजर चलाया जाता है, तो इस पर आप सवाल खड़ा करके उसी कालखंड को दोबारा दरअसल आधार देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आपकी क्या राय है? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उससे ज्यादा झूठ बोलने वाली दूसरी पार्टी अभी तक नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी अपराध कब रहे हैं या नहीं रहे हैं, जो मेरे मित्र ने अभी कहा है, उसका सबसे बड़ा जो साक्ष्य है वो इनका है। 2014 से आज गृह मंत्री राजनाथ 2023 है राजी है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो वो मेरे अधीन नहीं है, समाजवादी पार्टी के अधीन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उनके गृह मंत्रालय के अधीन है। एनसीआरबी की आप रिपोर्ट मंगवा लें, आपका लोकप्रिय चैनल है कि 2017 नहीं, मैं मानती हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आ रहा है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन प्रमोद जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। लेकिन सवाल ये है कि अगर उसी तीसरे नंबर को खत्म करने के लिए, अपराध को खत्म करने के लिए एनकाउंटर होता है अपराधियों का, तो फिर इस पर तो आप लोगों को सवाल उठाना नहीं चाहिए। एनकाउंटर तो होना चाहिए ना फिर ऐसे दुर्दांत अपराधियों का। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, अभी मेरे मित्र ने मेरे मुजफ्फरनगर का चर्चा किया, मैं मुजफ्फरनगर से आता हूं, इनसे की वकालत की है 40 साल, सही वकालत की है 40 साल। मुझको पता है किस तरह के क्राइम तब थे, किस तरह के क्राइम अब सर, आपकी वकालत, रही बात दूसरी, सर आपकी वकालत कैंसर के खात्मे के लिए पैरासिटामोल ढूंढती है या फिर कोई दूसरी कड़ी दवा ढूंढती है? क्या कैंसर के इलाज के लिए पैरासिटामोल चलेगा? सुनिए मैं कह रहा हूं, अगर किसी को बुखार है दवाई तो बुखार की देनी पड़ेगी या उसको जुलाब दिया जाएगा। मुझे एक बात बता दीजिए, एसएन सिंह साहब और प्रमोद जी को आपने सामने कर दीजिए। एसएन सिंह साहब, आप तो बीमार और बीमारी दोनों में अंतर नहीं समझ पा रहे। प्रमोद जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। लावनी जी, इनको जानकारी नहीं है। मुजफ्फरनगर के दंगे होते हैं और इनकी सरकार शिद्दत से धर्म के साथ खड़ी हो जाती है, अपराधियों के साथ खड़ी हो जाती है, और डीएम और एसपी नहीं मानते हैं तो उनका स्थानांतरण कर दिया जाता है। गाजियाबाद में दिन दहाड़े एक पत्रकार को गोली मारा जाता है इनके सरकार में, और सहारा टीवी का वो पत्रकार है जिंदा बच गया है, लेकिन उन अपराधियों को पकड़ा नहीं जाता। इसी नोएडा में डेली बंदूकें तड़तड़ाती थी। अरे भैया, आप सुन तो लीजिए, जवाहर बाग कांड क्यों हुआ? प्रमोद जी, आप बाहर से हैं। प्रमोद जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप शायद आप बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी ऑडियो कट जा रही है, इसलिए बेहतर होगा आप लोग एक एक करके बोलेंगे तो एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे। अब 20 सेकंड पहले जल्दी से एसएन सिंह साहब आप कंप्लीट कीजिए, फिर प्रमोद जी मैं आ रही हूँ आपके पास। प्रमोद जी देखिए, हम भी जल्दी से 20 बात करते हैं। प्रमोद जी, आपको समझना होगा कि पहले मऊ में दंगे होते हैं और सरकार आपकी रहती है 5 दिन, सरकार के नाक के नीचे धारा 144 लगा रहता है, तो 500 बंदूकों के साथ 27 लोगों की हत्या होती है। पहले दिन नहीं, 5 दिन में होता है। सरकार क्यों नहीं जगती है? मुजफ्फरनगर का दंगा होता है, एक धर्म के लोगों को छोड़ दिया जाता है, दूसरे धर्म को गिरफ्तार किया जाता है, 64 लोग मर जाते हैं। जवाहर बाग कांड हो जाता है मथुरा में, 27 लोग मारे जाते हैं। ये ऐसी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जहां धर्म जात क्षेत्र देखकर कार्य नहीं होता। विश्वास करिए, अपराधियों को हम हटा रहे हैं, विश्वास अपराध खत्म किया जा रहा है। प्रमोद जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर बाकी के 2 मेहमानों के पास जाऊंगी। मैं ये जी कह रहा हूं, आपने मुजफ्फरनगर के विरुद्ध उन लोगों ने एफआईआर कराई थी, एक समाज के लोगों ने, उन्हीं को गिरफ्तार किया जाएगा। जिनके खिलाफ नामजद एफआईआर होगी वो ये अरेस्ट किए जाएंगे, या XYZ कोई अरेस्ट हो जाता है। मेरे मित्र को शायद कानून की जानकारी नहीं है। अरे भैया, 302 हुआ था, 2 भाई मारे गए थे, अब किस तरह का अपराध होगा? 302 से बड़ा लावनी जी क्या अपराध होता है? 302 से बड़ा कोई अपराध होता है? आपको किसी बात की जानकारी नहीं है। अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पक्षपात के तहत निष्पक्ष
नहीं, इसमें आपको पक्षपात क्यों लग रहा है? प्रमोद जी मेरा देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी से खूब प्रश्न पूछिएगा, आपका अधिकार भी है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, आप लोगों को जब अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो उसमें पक्षपात क्यों नजर आता है? भाई अपराधी है तो उसका खात्मा होना चाहिए, इसके पक्ष में तो आप लोग रहते हैं ना, कि नहीं रहते? मैं मैडम आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग ग्रेजुएट की होंगी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट हमारे देश में है या नहीं है? तो एविडेंस तो अब सामने आ रहा है ना, और कितना एविडेंस चाहिए? आपके सामने सीसीटीवी फुटेज है, आपके सामने सीसीटीवी फुटेज है, गोली चलाते हुए बिना चेहरे ढके हुए लोग हैं, इससे बड़ा एविडेंस क्या हो सकता है प्रमोद जी? इससे बड़ा एविडेंस क्या हो सकता है? मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या सीआरपीसी एविडेंस एक्ट इस देश में लागू है या नहीं है? अरे भाई बिना वेदभूषण जी ये ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। चलिए, साक्ष्य के मुख्तार अंसारी जेल में है। नहीं, मुझसे ज्यादा जानकारी, हम सबसे ज्यादा जानकारी इस समय वेदभूषण जी इस पर रखते हैं, हम सबसे ज्यादा जानकारी वेदभूषण जी रखते हैं, फॉर्मर एसीपी हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। वेदभूषण जी, कार्रवाई सही दिशा में हो रही है, कार्रवाई सही है, उचित है? वेदभूषण जी, जो शाइस्ता परवीन है वो आपकी तरह लावनी नहीं है, एक एंकर नहीं है, वो एक बहुत बड़े इंसान की पत्नी है, उनका नाम अतीक है। उनके परिवार के खिलाफ इस यूपी के अंदर 160 मुकदमे हैं। मैं दोबारा जो एक बोल रहे थे अभी, जो बोल रहे थे उनको दोबारा याद दिलाता हूँ, 160 मुकदमे हैं। जब उनकी शाइस्ता परवीन की भैंस खो जाती है तो पूरा उत्तर प्रदेश उस भैंस को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है जी। जेल के अंदर होते हैं, अतीक जी जेल के अंदर होते हैं, बरेली जेल के अंदर, तो शाइस्ता परवीन की ऐसे एंट्री होती है जैसे आप अपने स्टूडियो में जाती हो, कोई चेकिंग नहीं, कोई फ्रिस्किंग नहीं। जब उनको बिरयानी खानी होती है, उनकी कार धड़ल्ले से जाती है, कोई रोक टोक, उनको कोई पास कोई इजाजत की जरूरत नहीं है। अब आते हैं जो ये शाइस्ता पर एक्शन हो रहा है। शाइस्ता जो इतनी जिम्मेदार महिला है, इनके खिलाफ खुद मुकदमे है, और जो प्रेजेंट में मुकदमा है उसमें यह है जो उमेश पाल की हत्याकांड से जुड़े हुए जो अपराधी थे, उनको उन्होंने अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने स्थानों पर शरण दी थी। उसको हार्बरिंग बोलते हैं, शरण देना। उनके खिलाफ बहुत संगीन जुर्म है। अब उसमें एक ये एलिगेशन लगाना कि तुम्हारी भैंस ज्यादा गोरी और मेरी भैंस ज्यादा काली है, ये एक विषय नहीं हो सकता। कानून के हिसाब से चलता है, कानून में प्रोविजन है। पहले उनके खिलाफ बेलेबल वारंट जारी किया गया, फिर वकील साहब सुन लीजिए, आप भी वकील हैं, उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया। अब उनके खिलाफ 25,000 का इनाम जारी किया गया है। क्यों वो अदालत में जाकर पेश नहीं हो जाती? मेरा कहना है वकील साहब, वो अदालत में जाकर भी पेश हो सकती है, उनके पास ऑप्शन है। आप उनको सलाह दीजिए कि वो जाकर पेश हो जाए। जो उनके खिलाफ मुकदमे हैं, उनके खिलाफ एलिगेशन है, क्या उसके बारे में कोई ट्रायल, कोई जांच नहीं है। एनसीआरबी के डाटा की बात कर रहे थे, मैं आपको उसमें करेक्ट कर देता हूँ। एनसीआरबी के डाटा आप दोबारा चेक कीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधों में कमी आई है, और 3 अपराध के जाति और धर्म तक आप एक ही जगह पर अटक गए हैं, आप एक ही जगह पर प्रमोद जी अटक गए हैं। देखिए, जाति और धर्म यहाँ नहीं देखा जा रहा है, यहाँ एविडेंस देखा जा रहा है, यहाँ सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है, यहाँ प्रोसीजर के तहत कार्रवाई हो रही है। वेदभूषण जी हमसे और आपसे तो ज्यादा जानकारी रखते हैं, उन्होंने आपको बताया कि प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है, प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है। बहरहाल देवेंद्र जी के पास अब मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है, आप दोनों के पास दोबारा, देवेंद्र जी के पास अब जाऊंगी। प्रमोद जी आ रही हूँ प्रमोद जी, अभी फिर से आपको मौका देती हूँ। देवेंद्र प्रमुख जी हमारे साथ है, माफ कीजिएगा, बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखेंगे देवेंद्र कुमार जी। देवेंद्र जी शायद फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है देवेंद्र जी? देवेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद देवेंद्र जी हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हुए। देवेंद्र जी के पास में दोबारा जाएंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और खास तौर से शाइस्ता परवीन की अगर बात की जाए, एहसन सिंह साहब, शाइस्ता परवीन ने अभी जनवरी में ही बीएसपी ज्वाइन की थी। हालांकि जब उन्होंने बीएसपी ज्वाइन की तो बड़ी चर्चा थी कि अतीक और मायावती ये 2 ध्रुव हैं, कैसे एक साथ हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बीता इतिहास है जो 2 ध्रुव दिखाता है, लेकिन सियासत में सब कुछ जायज है। अब शाइस्ता परवीन क्या बहुजन समाज पार्टी के लिए भी गले की फांस बन गई है? क्योंकि अगर उनको निकालते हैं तो जिस मुस्लिम वोट बैंक के लिए बहुजन समाज पार्टी ने उनको एंट्री दी थी, उनकी नाराजगी, और अगर रखते हैं तो फिर जो परिस्थिति है उसमें भी बहुजन समाज पार्टी को नुकसान।
देखिए, SL6 साहब। 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश का इतिहास आप देखेंगे, कल्याण सिंह साहब के सरकार को छोड़ दीजिए, तो तमाम ऐसी पार्टियां थी जो अपराधियों के दम पर सरकार बनाती थी। स्वयं मुलायम सिंह साहब पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो बीपी सिंह साहब की सरकार केंद्र में बनती है और अजीत सिंह जी को कहते हैं वहां जाके मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन रातों रात 250 असलहे मंगाते हैं और डीपी यादव की मदद से स्वयं मुख्यमंत्री बन जाते हैं और प्रदेश में एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि अपराधियों की मदद करिए और सालों साल मदद करिए, 5 साल बाद जब चुनाव आता है तो अपराधियों से मदद लीजिए। मैं कह रहा हूं कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, ये बहुत सारे अपराधियों को जन्म दिए, आश्रय दिए, पराश्रय दिए, पाल पोस कर संरक्षित करके उनको बड़ा किए और इस लायक बनाए कि वो अपराध करें और बाद में उनकी मदद करें। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है वो जाति देखकर काम नहीं करती, वो धर्म देखकर कार्य नहीं करती है। अगर वो लाउड स्पीकर हटाती है तो सबकी हटाती है। अगर कुंटू सिंह एक अपराधी हैं, जेल में डालने का कार्य उनका भी किया जाता है। विजय मिश्रा अगर अपराधी हैं तो हम उनको अपराधी समझते हैं। हम धर्म नहीं मानते, हम जाति वर्ण वर्ग का भेद नहीं करते हैं। और इसी नाते मैं तो कहता हूं सबसे बड़ा उदाहरण आपको मिलेगा, एक वर्ग व्यवसायी वर्ग होता है लावनी जी, वो तभी कहीं पे जाता है, वो राजनीति से उसका कोई सरोकार नहीं होता। वो व्यवसायी वर्ग कमाऊ वर्ग होता है, वो व्यवसाय करना जानता है, व्यवसाय करता है। जब देखता है कि उत्तर प्रदेश का माहौल अब ठीक है, यहाँ पे हम व्यवसाय कर सकते हैं, इसलिए लोग आते हैं। निश्चित तौर पे 2017 के बाद 22 में हम चुनाव में गए, जनता के बीच में बुलडोजर लेकर भी गए और अपराधियों के खात्मे को भी लेकर गए। कई सौ अपराधी जो है पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, लगभग 54,000 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई। तो जनता ने एक विश्वास दिखाया, एक भरोसा दिखाया लावनी जी, और 37 साल बाद उत्तर प्रदेश के इतिहास को बदलते हुए यहाँ की जनता ने कहा नहीं, थोड़ा सा खत्म किया। बिल्कुल आप 2022 में लौटे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक आरोप लगाती है, आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले ट्वीट भी आया था और कहा गया कि भाजपा सरकार में अपराध तो कम नहीं हुआ, लेकिन अपराध खत्म करने के नाम पर परिवार वालों को परेशान किया जा रहा है। बहरहाल मैं इस पर आपका जवाब लूं। हमारे साथ देवेंद्र जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। देवेंद्र जी, बड़ा सीधा सा प्रश्न करूंगी। मायावती जी ने अभी कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था कि अगर दोषी साबित होती हैं शाइस्ता परवीन तो उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। अब तो इनाम भी घोषित कर दिया गया, किस बात का इंतजार? सीसीटीवी फुटेज भी आ गया, शार्प शूटर्स के साथ किस तरह 1 घंटे 23 मिनट की मीटिंग हुई। वो शूटर्स जिन्होंने उमेश पाल की हत्याकांड में पूरा बड़ी भूमिका निभाई, उसके साथ शाइस्ता परवीन की तस्वीरें आ गई। अब किस बात का इंतजार हो रहा है? देखिए, जहाँ तक अब तक मैंने किसी फुटेज में जो गोली मारी जा रही थी उमेश पाल जी को, तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं दिखा। और दूसरी बात रही कि अगर कोई अपराधी है तो हमारी पार्टी, हमारे चीफ मिनिस्टर के द्वारा किसी भी अपराधी का कभी भी सपोर्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर वो अपराधी पाई जाती है, एक कानून व्यवस्था है भारतवर्ष के अंदर, तो उस कानून व्यवस्था के तहत बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, किसी भी अपराधी को नहीं बख्शा जाना चाहिए। ये मैं इसके पक्ष में नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी पार्टी। देवेंद्र जी, आपने असद का नाम लिया, लेकिन जो फुटेज वायरल हो रही है, और मुझे पता है कि वो फुटेज आपने भी जरूर देखी होगी, उस फुटेज में 8:57 पर शाइस्ता परवीन शार्प शूटर बल्ली के घर पहुंचते हैं और बल्ली इस पूरे हत्याकांड में इन्वॉल्व है। गोली चलाते हुए उसका चेहरा सामने है। शाइस्ता परवीन बल्ली के घर पर क्यों पहुंची हुई थी? देखिए, आप लोगों ने जानकारी जुटाने की कोशिश की, क्योंकि आपने तो शाइस्ता परवीन को अपना मेयर कैंडिडेट के रूप में सामने रखा है, तो ये तो फिर पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि पूरी बातें पता करें। अगर अपराध में जो कन्विक्ट पाई जाती है तो उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। अभी आप अगर लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, सरकार तो ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, उन्होंने 25,000 का इनाम घोषित कर दिया। बिल्कुल। और आप एक अगर लगा रहे हैं, दूसरा मैं अगर से सवाल पूछ लेती हूँ कि अगर शाइस्ता परवीन इस पूरे मामले में इन्वॉल्व नहीं है तो फिर तो शाइस्ता को अंडरग्राउंड होने की जरूरत ही नहीं थी। सामने आकर कानून का सहारा लेते हुए इस पूरी लड़ाई में उतरना चाहिए था, मुंह नहीं छिपाना चाहिए था। देखिए, वर्तमान समय में जो सरकार की कार्यशैली है, ठीक है, कानून बना हुआ है, कोर्ट बना हुआ, कचहरी बना हुआ है, जो दोषी पाया जाए उनके खिलाफ बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, हम फिर एक बात दोबारा अपना पुनः रिपीट कर रहे हैं कि किसी भी अपराधी को नहीं बख्शा जाना चाहिए, लेकिन कानून बना हुआ है, कुछ तो उसकी जांच होनी चाहिए। अगर अपराधी पाई जाती है तो मेरी पार्टी से भी निष्कासित किया जाएगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बात कर रहा हूँ, और उनको सजा भी मिली। तो कानून के मुताबिक ही तो कार्रवाई हो रही है, तब आप लोग सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई अपराध कम नहीं हुआ, आप परिवार को परेशान कर रहे हैं। मेरा सरकार पर कोई आरोप नहीं है मेरी तरफ से। अगर वो दोषी पाई जाती है तो बिल्कुल उनको सजा मिलनी चाहिए। और अब कितना और इंतजार करेंगे देवेंद्र जी? अच्छा, कितना और इंतजार करेंगे अभी?
कि हमको इंतजार करने की जरूरत नहीं, जब यानी ठीक है 10 सेकंड सेकंड एहसन साहब, यानी कि बहुजन समाज पार्टी में अपराधी सेफ हैं, आप लोग यही कह रहे थे। जल्दी से 10 सेकंड। देखिए लावनी जी, बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हैं और वो अपनी बातों को अपने हिसाब से रखे, लेकिन मैं कहूँगा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता की सरकार है, आपकी सरकार है, पारदर्शी सरकार है, ईमानदार सरकार है और जवाबदेही हमारी और बहुत जिम्मेदारी से आपके जिम्मेदार चैनल पे बात कह रहा हूँ। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई वर्ग नहीं, कोई वर्ण नहीं, जो अपराधी है वो अपराधी है और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, यही दंड का विधान ऐसा ही खात्मा होना चाहिए, तभी अपराध खत्म होगा। जल्दी से सर 20 सेकंड। लावनी जी, अब राजनीतिक पार्टियों की अपनी मजबूरी हो सकती है, परंतु जब शरीर का कोई अंग घाव कैंसर बनने लगे तो उस अंग को काट देना जरूरी है। यूपी पुलिस का सिपाही एनकाउंटर के अंदर उमेश पाल के अंदर मर जाए, दूसरा सिपाही इंजर्ड हो जाए, उसके लिए कानून की बात नहीं है। जो इनके एनकाउंटर किए जा रहे हैं, घाव को ठीक, कैंसर को रोका जा रहा है। बिल्कुल, ऐसे घाव को नासूर बनने से पहले खत्म करना चाहिए। यूपी पुलिस से काम कर रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। समय की कुछ सीमाएं, आई एम सॉरी वेद जी आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूं, बट समय की कुछ सीमाएं हैं। ये मुद्दा यहाँ खत्म नहीं होगा। मुद्दा इसलिए भी गर्म होने वाला है क्योंकि अब लोकसभा चुनाव है और इस चुनाव में इस मुद्दे को किस तरीके से सियासतदान अपनी अपनी कटोरी में फिट करते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन इतना जरूर है, अपराध और अपराधियों दोनों का खात्मा होना चाहिए, क्योंकि अपराध और अपराधियों के खात्मे के बाद ही देश, राज्य, समाज, हम और आप सभी सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।